नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे इस एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में होगा, यानी कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या है उसके बारे में आज एक बेसिक जानकारी हम लोग इकट्ठा करेंगे। क्योंकि देखिए, पिछली जितने भी क्लास हुए हैं उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि एक पदार्थ था, उस पदार्थ के विस्फोट होने के कारण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। उस ब्रह्मांड में कई सारे आकाशगंगा हुए, जिसमें हमारा भी एक आकाशगंगा है। लाखों आकाशगंगा है ब्रह्मांड के अंदर, लिमिट नहीं है, पता नहीं है, अनलिमिटेड है। आज तक पता नहीं चला कितना आकाशगंगा है ब्रह्मांड के अंदर। ये भी नहीं पता है कि ब्रह्मांड का विस्तार कितना है। ये भी नहीं पता कि ब्रह्मांड एक है या फिर कई सारे हैं, कुछ नहीं पता। बस इतना पता है, बिग बैंग थ्योरी में जॉर्ज लेमेत्रे साहब ने बताया कि लगभग 14 अरब वर्ष पहले एक पदार्थ का विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। लेकिन ये क्लियर नहीं किया कि वो पदार्थ आया कहाँ से, ये क्लियर तो नहीं हुआ। और ये भी पता नहीं है कि वैसा पदार्थ और है या फिर सिर्फ वही था। इस पूरे खाली जगह में सिर्फ एक ही पदार्थ था या फिर उसके जैसा कई सारे पदार्थ होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हमने बिग बैंग थ्योरी को ही माना और सारी दुनिया इसी को अभी मान रहा है, क्योंकि इसके आगे अभी तक कोई रिसर्च हुआ नहीं है। होगा तो फिर आगे देखा जाएगा। तो कहना यह है कि ब्रह्मांड का जब विस्तार हुआ उसमें कई सारे आकाशगंगा बने। आकाशगंगा में हमारा भी एक आकाशगंगा है जिसका नाम मंदाकिनी या गैलेक्सी कहते हैं। उसमें हमारा एक सौरमंडल है जिसमें कई सारे ग्रह हुए। उस ग्रह में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह हुआ जिसकी वजह से उस पर जीवन संभव है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर, मतलब पृथ्वी के ऊपर, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों मौजूद हैं, जो किसी भी जीव को जीने के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। तो हमने पृथ्वी के बारे में डिस्कस किया, पृथ्वी के गतियों के बारे में समझा, उस पर जो टेम्परेचर होते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी इकट्ठा किया है। और भी डीप में घुसेंगे, अभी धीरे धीरे बस शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। आज जो है पृथ्वी के अंदर क्या है, अब पृथ्वी के अंदर हम लोग जा कर के पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आज का पूरा चर्चा होगा, यानी डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो हम लोग ज़्यादा समय मतलब बर्बाद न करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इसके बारे में आज का पूरा मतलब टॉपिक मतलब चर्चा रहेगा। तो ये कहने का मतलब तो ये है, सबसे सिंपल चीज़ एक बात आपको क्लियर कर दूं कि पृथ्वी के अंदर क्या है ये पता करना, ये बताना कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसा है, ये लगभग असंभव है, नहीं बता सकते। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि देखिए, पृथ्वी का जो अंदरूनी भाग है उसको हम देख नहीं सकते। जिस चीज़ को हम देख ही नहीं सकते उसके बारे में उचित समझ कैसे प्राप्त होगा, यानी उसके बारे में हम डिटेल्स कैसे बता सकते हैं, नहीं पता। अनुमान के आधार पर बता सकते हैं, हम आकलन करके अनुभव के आधार पर अनुमान से बता सकते हैं। पदार्थ जो मिलेंगे, जो खोज होगा, जो पदार्थ ऊपर की ओर दिख रहा है या फिर अंदरूनी भाग में जो पदार्थ दिखेगा, उसका विश्लेषण करके हम पता कर सकते हैं। लेकिन वो 100% सही नहीं हो सकता। पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या क्या चीज़ें हैं हम लोग नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो मानव के लिए तो दृश्यमान नहीं है। मानव उसे देख ही नहीं सकता अंदर क्या है, ठीक है। देखिए, पृथ्वी के बाहर जो भी चीज़ें हैं, चाहे हम लोग किसी भी चीज़ को जब देख पाते हैं, जो भी वस्तु को हम लोग देखते हैं, उसके बारे में तो रिसर्च करना पड़ता है, बहुत सारे चीज़ें इकट्ठा करना पड़ता है। फिर भी 100% गारंटी नहीं दे सकते कि वो ऐसा ही होगा।
समय के साथ नहीं बदलेगा, उसका पूरा जो क्वालिटी है वो यही है। 100% तो सिक्योर इसमें भी नहीं है। पृथ्वी के जो ऊपर है, जो हमको दिखाई देता है, उसके बारे में भी हम रिसर्च करते हैं तो कुछ ना कुछ गलत ही हो जाता है। आप साइंस में कई बार देखे होंगे कि कोई साइंटिस्ट आया, इसके बारे में डिटेल बताया, दूसरा साइंटिस्ट आया, उसकी कमियां को बता करके फिर अपना एक डिटेल बताया, फिर तीसरा साइंटिस्ट आया, इसके कमियां को आगे बता करके बता रहा है। ऐसे ही चल रहा है बस। 100% जानकारी तो नहीं दे सकते ना, लेकिन हाँ, एक मतलब जो चीज़ें हम देख पाते हैं उस पर मतलब समय के हिसाब से रिसर्च करते करते हम एक अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ ये सही होगा, लगभग वो सही ही होता है। लेकिन जो चीज़ें दिखता ही नहीं है, जो चीज़ हमको दिखाई नहीं दे रहा, उसके बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। और एक चीज़ और यदि हम क्लियर कर दें कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी आपको जो डायमेंशंस नज़र आते हैं, यानी विन्यास नज़र आते हैं, कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी के सतह पर आप देखे होंगे कई जगह उबड़ खाबड़ होता है, कई सारा मैदान बस समतल होता है, कई सारा पहाड़ पठार, इतना सारा सुंदरता भी हमको देखने को यहाँ मिलता है। बर्फ का पहाड़ है, जल है, महाद्वीप है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलता है, जंगल है, मतलब बहुत सारे जीव भी हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पृथ्वी के ऊपर जो इतने सारे डायमेंशंस हैं, इतने सारे जो चीज़ें हमको दिखाई देती हैं, वो सारा चीज़ पृथ्वी के अंदर जो बल काम करता है और पृथ्वी के बाहर जो बल काम करता है, उसकी वजह से यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। अब ये कैसे कह सकते हैं, हम क्या बोल रहे हैं इसको दूसरी भाषा में समझते हैं, मतलब दूसरे शब्दों में, भाषा तो नहीं कह सकते। देखिए, जैसे आप खुद समझिए, जब हमारे शरीर में कुछ मतलब अनबैलेंस होता है, उसकी वजह से शरीर के ऊपर घाव नज़र आने लगते हैं। घाव समझते हैं ना? घाव, देखिए सिंपल सा एक मतलब लॉजिक समझते हैं कि जब शरीर में कोई भी चीज़ अनबैलेंस हुआ किसी भी कारण से, तो हमको घाव नज़र आते हैं। तो घाव नज़र कहाँ आते हैं? ऊपर की ओर। जैसे ये हमारा हैंड है, ये हमारा हाथ है, सॉरी हाथ तो इतना फ्लेक्सिबल हो नहीं हो सकता ना। देखिए ये हमारा हाथ है, तो इस हाथ के ऊपर जो है वो मान लेते हैं यहाँ पर अंदरूनी भाग में, ठीक है, अंदरूनी भाग में कुछ हलचल हुआ जिसकी वजह से यहाँ पर हमको घाव देखने को मिल रहा है। इस तरीके से घाव देखने को मिला। आप खुद समझिए ना, हाथ पे कुछ फुंसी जैसा या फिर बड़ा सा घाव हो गया, वो क्यों होता है? अंदरूनी हलचल की वजह से, शरीर के अंदर जो भी अनबैलेंस हुआ है उसकी वजह से, जो भी कमियां हैं, जो भी दिक्कत हो रहा है उसकी वजह से हमको बाहर घाव नज़र दिखता है। यही होता है ना। उसी तरीके से पृथ्वी के अंदर जितने भी हलचल होते रहते हैं, जितने भी फोर्स काम करते रहते हैं, उसकी वजह से जो पहाड़ें निकल करके आती है, जो भूमि का समतल होना या फिर घास उग जाता है, जो भी चीज़ें हैं, ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, ये सारा चीज़ पृथ्वी के अंदर हलचल के कारण हो रहा है ना। कई सारे भूकंप वगैरह आ रहे हैं, मतलब समुद्र का लहर चल रहा है, ये सारी चीज़ें क्या हो रहा है? पृथ्वी के अंदरूनी हलचल की वजह से। ज्वार भाटा आ रहा है तो पृथ्वी के बाहरी मतलब बाहरी बल की वजह से। पवन का गति तेज चल रहा है, नदी का प्रवाह तेज चल रहा है। आदमी अभी आप देख सकते हैं कई सारे परमाणु परीक्षण हो रहे हैं जिसकी वजह से जिस धरती पर गिरता है वहाँ पर विस्फोट कर देता है, उसके आसपास के इलाका में कंपन स्टार्ट हो जाता है। कंपन क्यों स्टार्ट होता है? आप खुद समझिए ना, जब कोई एनर्जी निकलता है, एनर्जी निकलेगा तो उसके साथ साथ क्या होगा? तरंग भी निकलेगा। एनर्जी क्या होता है? जनरली एक वेव के तरह ही होता है ना। जो प्रकाश तरंगे आती है या फिर ध्वनि तरंगे, जो बातें हम बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये बातें रिकॉर्ड कैसे हो रहा है? हमारा जो तरंग है उसको रिकॉर्ड कर रहा है, समझ रहे हैं? तो जो चीज़ें रिकॉर्ड होती है, जो मतलब कंपन जो बन रहा है, वो कंपन के कारण क्या होता है? कई जगह पर भूकंप आ जाता है। परमाणु परीक्षण इतना ज़्यादा हो रहा है, आप देखे होंगे कई सारे देश जैसे नॉर्थ कोरिया या फिर कहीं भी जब परमाणु परीक्षण करते हैं तो थोड़ा बहुत हलचल ज़रूर होता है,
ज़्यादा विस्फोट हुआ, ज़्यादा धरती पर विस्फोट हुआ, उसके कारण से ज़्यादा बड़ा भूकंप आता है। तो अंदरूनी हलचल की वजह से, बाहरी हलचल की वजह से, मतलब इसको कहते हैं जो अंदरूनी पृथ्वी के अंदर जो हलचल होते रहते हैं उसको कहते हैं अंतर्जात बल कहते हैं इसको। और जो बाहरी हलचल होते हैं उसको कहते हैं बहिर्जात बल। जो अंदर फोर्स काम करते हैं उसको अंतर्जात बल, जो बाहर के फोर्स काम करते हैं पृथ्वी के ऊपर उसको बहिर्जात बल कहते हैं। और यही दो बल के कारण पृथ्वी के ऊपर इतने सारे चीज़ें हमको देखने को मिलती है, कहीं पहाड़ तो कहीं पठार तो कहीं पर्वत तो कहीं घास का मैदान तो कहीं समतल भूमि, कहीं धंसा हुआ भूमि, कोई भूमि ऐसा है तो कोई ऐसा हो गया, भ्रंश घाटी हमको देखने को मिलता है, कहीं समुद्र देखने को मिलता है, समुद्र में हलचल देखने को मिलता है। ये सारा चीज़ हमको पृथ्वी के ऊपर अंतर्जात, पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी के ऊपर जो बहिर्जात बल होते हैं उसी के कारण ये सारा चीज़ हमको देखने को मिलता है। यही नहीं, पृथ्वी के ऊपर जितने भी मतलब स्थल का आकृति है, यानी पृथ्वी के भूभाग पर जितना भी आकृति हमको देखने को मिलता है, आकृति मतलब फिगर जैसा, जैसे कि कहीं कोई समतल एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पर खेती करना आसान होगा। जो समान मतलब समतल एरिया होता है, प्लेन भूमि होता है, उस पर खेती करना तो आसान होगा ना। और एक भूमि इस तरीके से है, ऐसे है, तो इस पर खेती करना कठिन होता है। पानी जब आप सिंचाई करेंगे सारा पानी नीचे चला जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जितने भी भूमि पर जो अलग अलग तरीके के आकृति हैं, ये आकृति किसके द्वारा बने हैं? अंतर्जात बल और बहिर्जात बल के कारण। और ये आकृति पूरे मानव जीवन को, पूरे मानव को प्रभावित करता है। आप कोई बर्फ़ वाले इलाके में चले जाइए तो आपका रहन सहन, खाने का ढंग, भोजन, पानी सब अलग होगा। आप कोई मैदानी भूमि में चले जाइए जहाँ उष्णकटिबंधीय एरिया हो, वहाँ पर आपका जीवन अलग तरीके से होगा। शीतोष्ण कटिबंध में एरिया हो, मतलब शीतोष्ण कटिबंध वाले एरिया में आपका जीवन अलग होगा। कहने का मतलब ये है कि ये पृथ्वी के ऊपर जितने भी हमको चीज़ें दिखाई देती है वो सब मानव को प्रभावित करते हैं, मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि ये जो पृथ्वी के ऊपर जो आकृति बने हैं, जो सपाट भूमि बना है या फिर पर्वत बन जा रहे हैं या ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, तो ये इसका विकास कैसे होता है इसको जानना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियों का यदि हमारे पास ज्ञान हो तो हम एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। आने वाले मतलब हो सकता है हम जब पूरा अंदरूनी संरचना यदि समझ पाएँ, वैसे तो मतलब 100% समझना असंभव ही है, लेकिन कई सारे स्रोत हैं जिसकी वजह से हम समझ पाते हैं। अगर हम उस चीज़ को समझ पाएँ तो हम लोग ये पता कर सकते हैं ना कि अभी भूकंप आने वाला है, तो हम उसका पहले से इंतजाम करके रखेंगे, अपना जीवन बचाएंगे, कई सारे लाखों मानव का जीवन बचा सकते हैं। ये तो कर ही सकते हैं ना। आज भी इतना साइंस ग्रोथ कर चुका है, फिर भी भूकंप आने वाला है इसका पता नहीं चलता था, इसका पता आज भी नहीं चलता। साइंस वहाँ तक जा ही नहीं रहा। पता नहीं कब तक पहुँचेंगे, कब हम लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं कि भूकंप आने वाला है, ये बता पाएँ, नहीं बता पाते हैं। आता है उसके बाद हम रिएक्टर स्केल पर नापते हैं और फिर बताते हैं कि हाँ मतलब इतना पॉइंट से भूकंप आया है, इतने के तीव्र गति से आ रहा है। बस आया उसके बाद पता कर रहे हैं, पहले से तो पता ही नहीं। लेकिन जब हम इसके बारे में अगर डिटेल पता कर लें तो शायद हो सकता है थोड़ा बहुत ज़रूर मतलब हम लोग समझ पाएंगे कि आखिर अंदर क्या चल रहा है, कैसा संरचना है। बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हुए जो इसका पूरा डिटेल बताए हैं, लेकिन उसमें कितना विश्वास करने लायक है कितना नहीं है वो आप भी समझिएगा जब इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ यदि हम आपको ये बताएं, एक चीज़ और, कि ये हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी का जो, जिसे मान लेते हैं हम कहाँ पर हैं, हम अभी पृथ्वी के सतह पर हैं, यहाँ पर, यहाँ देखें तो यहाँ पर, यहाँ देखें तो यहाँ पर,
यहाँ देखें तो यहाँ पर, तो पृथ्वी के सतह पर हम हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के सतह से जब हम अंदर की मतलब गहराई में जाते हैं, पृथ्वी की गहराई में, तो ये हमारा सेंटर होता है, ठीक है। ये क्या होता है? सेंटर। तो सतह से ये भी सतह है, ये भी सतह है, ये भी सतह ही है, यानी पृथ्वी का तल है जिस पर मानव या फिर कोई भी प्राणी रह रहा है। इसमें कई सारे तल जो हैं समुद्र के होते हैं, पानी के होते हैं, और कई सारे तल महाद्वीप के होते हैं, स्थल का होता है, ठीक है। अब देखिए, कहना यह है कि पृथ्वी के सतह से लेकर इसके सेंटर तक का दूरी आदमी पता किया तो लगभग 6371 किलोमीटर बताया जा रहा है। ये लगभग है। ये कैसे पता कर लिया? अभी तो हमने बताया कि आंतरिक भाग का जो है लगभग असंभव है, क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये भी क्लियर नहीं है, लगभग में है। लेकिन ये पता कर सकते हैं हम, बाहर जब पृथ्वी के बाहर निकलते हैं तो वहाँ से हम फोटो कैप्चर करके उसका मतलब कुछ ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसकी वजह से हम पूरा इसका डायमीटर नाप लेते हैं और उससे हम इसका रेडियस निकाल सकते हैं। जाहिर सी बात है कि ये हमारा पृथ्वी है, हमको पता है यहाँ से यहाँ का इसका बीच का दूरी कितना है, उसका आधा करेंगे डायमीटर पता चल जाएगा, यानी कि सतह से सेंटर पता चल जाएगा। सतह से सेंटर मतलब क्या होता है? रेडियस। ये सर्कल में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पता कोई बात नहीं, यहाँ से स्टार्ट किए, ये पूरा डायमीटर हुआ, और यहाँ से ये एरिया क्या होता है? रेडियस होता है, त्रिज्या जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इसका पृथ्वी का रेडियस कितना है? 6371 किलोमीटर। यानी कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी के सतह से सेंटर की ओर मतलब टोटल डिस्टेंस यदि हम देखें सेंटर तक पृथ्वी के सतह से, तो 6371 किलोमीटर है। अब आप खुद समझिए, एक चीज़ और बताते हैं, उसके बाद आप समझिएगा। अभी तक इतना साइंस आगे बढ़ चुका है, फिर भी अभी तक लगभग 12 किलोमीटर मान लेते हैं, यहाँ पर होगा, यहाँ तक होगा, ठीक है। एक और फिगर इसी में मान लेते हैं ना, जिसे ये सतह है, ठीक है। तो यहाँ सेंटर तक जाना है, 6371 किलोमीटर है। तो अभी तक जो है यहाँ तक ये लगभग मान लेते हैं ये 12 किलोमीटर होगा। सतह से अंदर गहराई में जब हमें यहाँ से सतह से गहराई की ओर मतलब अंदर गए, सेंटर की ओर जा रहे हैं पृथ्वी के अंदर, तो लगभग ये 12 किलोमीटर तक का अभी तक खुदाई हो चुका है। मतलब 12 किलोमीटर गहरा अभी तक हम जा पाए हैं। समझ रहे? इतना साइंस आगे बढ़ चुका है, फिर भी अभी तक हम लोग 12 किलोमीटर अंदर तक जाए हैं, मतलब जा चुके हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी का गहराई 6371 किलोमीटर है सेंटर तक, ठीक है। सेंटर में जाने के लिए, पृथ्वी का केंद्र में जाने के लिए 6371 किलोमीटर अप्रोक्स है, मतलब लगभग में हमको उतना खुदाई करना होगा। लेकिन अभी तक हम लोग 12 किलोमीटर तक ही खुदाई कर चुके हैं। अब आप खुद समझिए कि हम 12 किलोमीटर तक जाके पूरा पृथ्वी का अंदर का भाग कैसे पता कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हैं? और ये खुदाई आर्कटिक प्रदेश में हुआ है, यानी आर्कटिक महासागर में। हमने बताया था ये महासागर के बारे में पिछले क्लास में, हो सकता है कोई क्लास में बताए हैं, लेकिन महासागर और ये सारे बता रहे थे तो बताए कहाँ पर है। तो आर्कटिक महासागर में 12 किलोमीटर तक खुदाई हो जाएगा, वो भी तेल की खुदाई में। हम अपने लोभ के चक्कर में खुदाई किए हैं, समझ रहे हैं? जो भी है, तो आप समझ सकते हैं क्या मतलब दिक्कत है। पृथ्वी के आंतरिक संरचना को समझना कितना मतलब डिफ़िकल्ट है, कितना कठिन है। लेकिन फिर भी हम लोग अनुमान के आधार पर, आकलन के आधार पर, अनुभव के आधार पर हम बताते हैं इसके संरचना के बारे में, इसके आंतरिक भागों के बारे में। वो अनुमान कैसे करते हैं? तो वो अनुमान हम लोग करते हैं जो प्रत्यक्ष स्रोत हमको देखने को मिलता है। अब इतना गहराई में गए हैं तो कुछ न कुछ तो मिलेगा ना। जो स्रोत हमको मिला, जो प्रत्यक्ष रूप से हम लोग देख पाते हैं, समझ पाते हैं,
उससे। और दूसरा, हम लोग पता कर सकते हैं किसी भी पदार्थों का विश्लेषण करके। कोई पदार्थ है तो उसका डिटेल्स पता करेंगे। कोई पदार्थ हम लोग देखे सतह के ऊपर या फिर थोड़ा सा अंदर जा करके, मिनिमम 12 किलोमीटर तक तो गए हैं ना, सॉरी मैक्सिमम, तो वहां तक से जो भी पदार्थ हमको मिला उसका विश्लेषण करेंगे। उसी के आधार पर कैलकुलेशन करके हम बताते हैं कि अंदर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। यही सारा चीज पूरा बता रहे हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए ये जो स्रोत है, पृथ्वी के आंतरिक भाग को, आंतरिक संरचना को समझने के लिए जो स्रोत है उसके बारे में समझते हैं। उस स्रोत का देखिए, आंतरिक संरचना की जानकारी का स्रोत यहाँ लिखे डायरेक्टली, जो स्रोत है, जो सोर्स है, जो सोर्सेस है उसको समझते हैं। देखिए, ये दो तरह के हो सकते हैं। एक तो अप्राकृतिक स्रोत हो सकते हैं जिसको आर्टिफिशियल कहते हैं, आर्टिफिशियल सोर्सेस। और दूसरा प्राकृतिक हो सकता है, नेचुरल। एक तो सोर्स जो है वो अप्राकृतिक होता है और दूसरा प्राकृतिक स्रोत। इन दोनों स्रोतों को समझते हैं। देखिए, अप्राकृतिक स्रोत में भी कई सारी चीजें होती है। जैसे अप्राकृतिक है, आर्टिफिशियल है, उसको हम लोगों ने बनाया अपने समझ के लिए, अपने मतलब किसी भी चीज को समझने के लिए हमने उसको बताया है। तो एक तो होता है घनत्व। तो घनत्व जो वर्ड है, यानी इसको कहते हैं डेंसिटी। तो घनत्व जो वर्ड है इसको तो हम लोगों ने ही बनाया ना, ये तो प्रकृति ने बना के नहीं दिया कि घनत्व एक शब्द ले लो, नहीं दिया ऐसा। तो घनत्व शब्द को हम लोगों ने बनाया किसी भी चीज को समझने के लिए, किसी वस्तु को जो है समझने के लिए, उसके बारे में डिटेल्स जानने के लिए वर्ड हमने क्रिएट किया। ये आर्टिफिशियल है। दूसरा दबाव, ये वर्ड भी हम लोगों ने ही बनाया है, जिसको प्रेशर कह रहे हैं। और तीसरा तापमान। टेम्परेचर, ये भी आर्टिफिशियल है, ये भी आर्टिफिशियल है, ये भी आर्टिफिशियल है। ये तीनों वर्ड का क्रिएट हम लोगों ने किया है, और इसलिए किया है ताकि हम किसी वस्तु के बारे में अच्छे से जान सके। तो ये तो अप्राकृतिक सोर्स है जिसके बारे में हम लोग समझेंगे। ये घनत्व के कारण कैसे हम लोग पता कर सकते हैं आंतरिक भाग क्या है, दबाव से कैसे समझ सकते हैं, प्रेशर से, और तापमान से हम लोग कैसे समझ सकते हैं, इसको भी समझेंगे। अब समझते हैं नेचुरल, प्राकृतिक जो स्रोत होते हैं उसमें एक तो होता है ज्वालामुखी, जो पृथ्वी के ऊपर हमको देखने को मिलते हैं। अंदर से ज्वालामुखी क्या है, अंदर की चीज़ें बाहर दिखाता है, बाहर करके दिखा दिया। अंदर का जो भी मैग्मा होता है वो हम बताएंगे मैग्मा क्या है, वैसे बताए हैं कई सारे क्लास में तो इसका यूज किए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। जो मैग्मा होता है वो मैग्मा जब अंदर से बाहर आया, यानी पृथ्वी के अंदर जो चीज़ें था, जो मटेरियल था वो बाहर आया, तो वो ज्वालामुखी बना है। मतलब ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कर रहा है, या फिर भूमि का निर्माण कर रहा है, या चट्टान का निर्माण कर रहा है। तो पृथ्वी के अंदर से जो चीज़ें आ रही है उसका ये तो नेचुरल सोर्स है ना, हम लोगों ने नहीं लाया, खुद ही आ गया। खुद ही आ गया तो हम उस पर रिसर्च करेंगे, आखिर अंदर क्या है भाई, देखने का प्रयास करेंगे। तो एक तो हो जाएगा हमारा ज्वालामुखी उद्गार, यानी इसको कह सकते हैं वोल्केनिक
वोल्केनिक इरप्शन और दूसरा भूकंपीय, या फिर ऐसे कहते हैं, इसको लिखते हैं भूकंप विज्ञान, सिस्मोलॉजी। देखिए, नेचुरल सोर्स में एक तो ज्वालामुखी उद्गार है, जिससे ये नेचुरल तरीके से है, इसको हम देख करके समझ सकते हैं, और एक भूकंप जो नेचुरली आता है। वैसे हम लोग जो बाहर में जो हलचल कर देते हैं उसकी वजह से हल्का फुल्का आता है, लेकिन जो खुद से आता है वो अलग ही है, उसका मतलब जो फोर्स होता है वो अलग ही होता है, बहुत ही ज़्यादा तबाही कर देता है, विनाशकारी बहुत ज़्यादा होता है। तो भूकंप विज्ञान को समझेंगे तो ये नेचुरल सोर्सों को समझने का प्रयास करेंगे, जिससे हमको ये पता चले कि अंदर क्या है, उसका संरचना कैसा है पृथ्वी का, और इन आर्टिफिशियल सोर्सों को भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके सबको समझते जाते हैं। देखिए, सबसे पहला जो सोर्स है वो है घनत्व। घनत्व, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि घनत्व होता क्या है। यदि ये क्लियर हो जाएगा वर्ड तो शायद क्लियर हो जाएगा। देखिए, आप एक डब्बा आपको दिखा दे, यदि हम देखिए, ये जो डब्बा आपको दिख रहा है, ये डब्बा, इसका यदि हम मतलब इसके लंबाई की यदि हम बात करें डब्बा का, तो लगभग मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी हाइट भी मान लें, हाइट तो ये भी 1 सेंटीमीटर है, और इसका यदि हम ब्रेथ मान लेते हैं, चौड़ाई, तो ये भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी एक क्यूब है, ये क्यूब है। आप मैथ में पढ़े होंगे क्यूब के बारे में, जिसको घन कहते हैं हिंदी में। तो ये जो क्यूब है, इसका लंबाई जो है, देखिए आप इसका लंबाई यहाँ से देख सकते हैं। देखिए, ये लंबाई होता है, ये लंबाई, और ये होता है चौड़ाई, कितना चौड़ा है। ठीक है, और ये होता है हाइट, कितना हाइट है इसका। ठीक है, तो लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर, और हाइट भी 1 सेंटीमीटर। ये डब्बा है, ये डब्बा है, आप घर को मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन पता नहीं घर में सब सेम ही है या फिर नहीं है, पता नहीं, क्योंकि कई सारे घर का लंबाई अलग होता है, चौड़ाई अलग होता है, हाइट अलग होता है। तो आप इस डब्बे को ही मान लीजिए। इस डब्बा के अंदर देखिए, सारा डायमेंशन क्या है, डायमेंशन किसको कह रहे हैं, लंबाई चौड़ाई हाइट को डायमेंशन कह रहे हैं। तो जो सारा डायमेंशन है वो 1 सेंटीमीटर का है। क्लियर? तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम, मतलब इसका आयतन, इसका आयतन क्या होगा, 1 सेंटीमीटर का क्यूब होगा। देखिए, आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दें, ये है क्यूब, ठीक है, जिसको कह रहे हैं घन। अब देखिए, इसका यदि हम वॉल्यूम निकालें, इसको हिंदी में कहते हैं आयतन। यदि ये निकालें तो आयतन कैसे निकाल सकते हैं, लंबाई में गुना करेंगे चौड़ाई से, चौड़ाई में गुना करेंगे हाइट से, मतलब ऐसे लंबाई गुना चौड़ाई गुना हाइट। तो 1 गुना 1 गुना 1 मिलके क्या होगा, 1 का क्यूब होगा। यही होगा ना, 1 गुना 1 गुना 1 का क्यूब कह सकते हैं। यदि ये भी नहीं पता चला तो देखिए, 1 सेंटीमीटर है ना, सब क्या है, सेंटीमीटर में है। तो 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख सकते हैं, देखिए इस तरीके से, 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर। तो 1 नंबर को नंबर से गुना करते हैं, 1 गुना 1 गुना 1 कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 ही होगा। अब सेंटीमीटर में गुना करते हैं, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुना किए तो क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर
ए गुना ए करते हैं तो क्या होता है, ए का स्क्वायर होता है, यही होता है ना। ए गुना ए करेंगे तो क्या होगा, ए का क्यूब होगा, यही होगा ना। जितना बार ए रहेगा वो उसका पावर में चला जाएगा, इसको पावर कह रहे हैं और इसको बेस कहते हैं। तो जस्ट उसी तरह ये सेंटीमीटर क्या है, वर्ड है, शब्द है। तो ये सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और तीसरा 3 सेंटीमीटर, तीनों सेंटीमीटर आपस में गुना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सेंटीमीटर का पावर 3, क्योंकि 3 सेंटीमीटर है तो पावर में 3 चला गया। तो यहाँ पर क्या नजर आया हमको कि जो आयतन है इस क्यूब का वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है। क्लियर हो गया। अब इस डब्बे के अंदर हम कुछ सामान रखते हैं, कुछ भी सामान इसके अंदर हम रख दिए, ठीक है। उस सामान का वजन यानी वेट की बात करें, वेट की, तो मान लेते हैं इस डब्बे के अंदर जितना सामान हम लोगों ने रखा है उसका वेट मान लेते हैं 5 ग्राम है। कितना है, 5 ग्राम। 5 ग्राम उस मतलब सामान का वजन है जो हमने इस डब्बे के अंदर डाल दिया। क्लियर। तो हमने जो वजन इसके अंदर डाला, देखिए अब ध्यान से आप समझिए, जो हमारा क्यूब है, जो घर एक बनाया है हम 1 सेंटीमीटर क्यूब का, 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर हाइट का एक छोटा सा घर बना है। उस घर में हम 5 ग्राम का कुछ सामान रख दिए, कुछ सामान रखे, उसका वजन 5 ग्राम था। तो इस पूरे एरिया का, इस पूरे घर का घनत्व कितना हो गया, इस पूरे घर का घनत्व हो गया, देखिए आप कैसे बता सकते हैं, इस पूरे घर का घनत्व हो जाएगा, ये आपको कितना ग्राम नजर आ रहा है, 5 ग्राम वजन है, ठीक है। और इसका वॉल्यूम कितना निकाले हम लोग, आयतन, इस घर में कितना सामान रख सकते हैं वो आयतन होता है। इस घर में कितना सामान रख सकते हैं वो आयतन होता है। ये आपको दिख रहा है ना, एक गोल ऐसा दिख रहा है, इतना गैप आपको दिख रहा है, इस गैप के अंदर हम कितना चीज रख सकते हैं वो इसका आयतन होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने रख दिया 5 ग्राम का सामान, इसके अंदर 5 ग्राम का छोटा छोटा सामान रख दिया। तो 5 ग्राम का सामान रखा और इसका आयतन कितना था, इसका आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना, इसका आयतन कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है। क्लियर। तो जितना सामान इस डब्बे के अंदर हमने रखा उसका वजन कितना है और इसका वॉल्यूम कितना था, इस डब्बे का आयतन कितना था, उसको डिवाइड कर देना है तो हमारा घनत्व निकल जाएगा। घनत्व यही होता है, किसी भी एरिया के अंदर कितना सामान हम रखे हैं, किसी भी एरिया के अंदर कितना सामान हम रख सकते हैं और कितना सामान रखे हैं उसका वजन कितना है, दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो घनत्व निकल जाएगा। क्लियर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया घनत्व, इसको कहेंगे घनत्व, ये डेंसिटी होता है। क्लियर। तो ये डेंसिटी है, तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, इस यहाँ पर इस कंडीशन में, क्योंकि 5 ग्राम हम वजन रखे हैं तो घनत्व बराबर, अब यदि हम यहाँ पर रख देते हैं 1 ग्राम, यहाँ पर छोड़िए 5 ग्राम ही छोड़ दे, क्या दिक्कत, 5 ग्राम, तो यहाँ घनत्व हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 GM, ये जो साइन होता है स्लैश जो मारे हैं ये बट्टा का साइन ही होता है, इसको ऐसे कर दिए हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ 1 का, जैसे देखिए अब a यहाँ लिखा हुआ है ना, तो इसमें कुछ नहीं तो 1 से गुना रहता है पहले से ही, 1 से यहाँ पर r लिख दिए तो 1 गुना r बराबर r ही होगा, ठीक है। जैसे आप नंबर में गुना करके चेक कर सकते हैं कि हम 2 गुना
1 किए तो क्या आंसर आता है? 2 आता है। 5 गुना 1 किए तो क्या आंसर आता है? 5 आता है। 1 को छोड़ के जो बचा है वही आंसर होता है। तो यहाँ भी वही होगा ना, यहाँ पर r गुना 1 बराबर क्या होगा? r होगा। तो उसी तरीके से यहाँ सेंटीमीटर गुना 1, यहाँ लिख सकते हैं सेंटीमीटर गुना 1 बराबर क्या होगा? सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे हम ये तो आपस में गुना में है, कुछ नहीं, यहाँ पर साइन है प्लस माइनस गुना भाग, कुछ का साइन नहीं तो हमेशा गुना में ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 गुना सेंटीमीटर क्यूब यानी सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर 1 को हम गुना कर दिए इसी में, तो घनत्व बराबर क्या हो गया? इस क्यूब का, इस डब्बे का, इस एरिया का घनत्व कितना है? 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको पर कहते हैं, पर। 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या हो गया? इसका, इस क्यूब का घनत्व हो गया। समझेगा? तो घनत्व ऐसे ही होता है। अब यदि हम आपको बता दें कि पृथ्वी का जो डेंसिटी होता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? घनत्व को डेंसिटी। तो पृथ्वी का जो डेंसिटी होता है, जो हमारा अर्थ है, इसका जो डेंसिटी होता है, इसका घनत्व, यानी इस पूरे पृथ्वी के अंदर जो हमारा ग्रह है, उस पूरे ग्रह के अंदर हम कितना सामान रख सकते हैं, उसके अंदर हम कितना सामान रख सकते हैं, वो होता है इसका क्या? आयतन होगा। और इसके अंदर कितना सामान है, उसका वजन कितना है, उससे भागा दे देंगे, किससे? आयतन से। तो क्या निकल जाएगा? पृथ्वी का घनत्व निकल जाएगा। तो ये सारा चीज, अब कितना इसका आयतन है, कितना इसका वजन है, इसके ऊपर जो सामान है, वो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, वो मशीन निकाल लेता है। ठीक है, और लगभग, ये भी लगभग में ही है, एक्यूरेट तो हो ही नहीं सकता ना, तो ये भी लगभग में है। ये लगभग पृथ्वी का घनत्व, यानी हम पृथ्वी की बात करें तो इसका घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। यानी पृथ्वी के सबसे छोटे टुकड़े, देखिए यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि 1 से वो गुना में है। ठीक है, तो पृथ्वी के सबसे छोटा टुकड़ा 1 सेंटीमीटर का एक डब्बा बनाएंगे पृथ्वी के ऊपर, जो 1 सेंटीमीटर का ही होगा। ठीक है, इतना बड़ा नहीं, सिर्फ 1 सेंटीमीटर का। क्लियर? तो 1 सेंटीमीटर का छोटा सा एरिया को हम देखते हैं, छोटे से एरिया को मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर का एरिया है, तो छोटे से एरिया को हम देखें तो उसके अंदर 5.5 ग्राम सामान होता है। सबसे छोटा पृथ्वी का 1 सेंटीमीटर क्षेत्र के अंदर 5.5 ग्राम वजन का सामान होता है। इस पूरे सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं, उन सारे ग्रहों में सबसे ज्यादा घनत्व पृथ्वी का ही है। सबसे ज्यादा घनत्व पृथ्वी का है, उसके बाद शुक्र का शायद है 5.24 ऐसे करके आया, 5.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। जो भी है, हो सकता है गलत या हो जाए शुक्र का, आप देख लीजिएगा शुक्र का घनत्व कितना होता है। वैसे 5.24 ही है शायद, आप देख लीजिएगा। तो पृथ्वी का जो घनत्व है वो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अब देखिए, अब कहना यह है, आपको घनत्व समझ में आ गया होगा शायद, घनत्व शायद समझ में आ ही गया होगा। नहीं आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसको फिर से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। वैसे जहाँ तक लगता है आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए, अब हम ये कह रहे हैं कि जब हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं, पृथ्वी के अंदर गहराई की तरफ जब हम जाते हैं, तो हमको क्या दिखाई देता है? जब पृथ्वी के अंदर हम जाते हैं तो सबसे पहला जो परत होता है, पृथ्वी के अंदर एक परत बना दिए हैं। देखिए ये क्या है? ये एक परत बना दिए हैं, मतलब एक लेयर बनाए हैं हम। ठीक है, जो पहला लेयर है, यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ तक का एरिया में लगभग सेम ही चीज़ें हैं, सेम चीज़ें हैं। तो इसके अंदर जो है परतदार
परतदार शैले का, शैल है ऐसे बोल देते हैं, शैल है। शैल का मतलब चट्टान की बात कर रहे हैं हम। तो पृथ्वी की गहराई के अंदर हम जाते हैं, पर तो पृथ्वी के अंदर जब हम जाने का प्रयास करते हैं तो हमको परतदार शैल नजर आता है, यानी चट्टान जो है वो एक पर एक नजर आता है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ऐसे चट्टान जो है ना परतदार है। अब आपको परतदार कैसे दिखाया है, एक मिनट आपको फिगर दिखाते हैं इसका। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये परतदार शैल है, परतदार चट्टान है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये एक परत हो गया, ये एक परत है, ये एक ऐसे ऐसे करके परतदार दिख रहे हैं। जैसे आप खाजा बना, खाजा खाएं, खाजा, खाजा जो होता है ना, मतलब बिहार में, मतलब हम लोग तरफ तो है, मतलब देखिए हम लोग तरफ एक मिठाई चलता है खाजा, पहले चलता था ज़्यादा ही, अब शायद पता ना चल रहा हो या नहीं। ये जब मतलब किसी, क्या हम बताए देखिए खाजा शायद आप खाए होंगे, नहीं भी खाए तो आप देख सकते हैं किस तरीके से होता है, परत बाई परत होता है। आप बाज़ार में या फिर किसी से पूछिएगा, अपने पुराने जो मतलब दादा दादी होंगे या फिर पापा से पूछिएगा कि खाजा जानते हैं, खाजा क्या होता है। ये एक मिठाई होता है, ठीक है, जो परतदार होता है, परत के परत ऐसे चढ़ा होता है। वो मिठाई मतलब अच्छा ही लगता है। ज़्यादातर मतलब आता था मम्मी के घर से, मम्मी के घर से आता था ये, मतलब सावन में भेजा जाता है। तो ये खाजा जो है ना, खाजा के जैसा ही ये चट्टान का डिजाइन होता है, परतदार होता है, ठीक है। तो देखिए अब कहने का मतलब ये है कि जो पृथ्वी के अंदर जब हम जाते हैं तो परतदार शैल हमको देखने को मिलता है, ठीक है। क्या देखने को मिलता है, परतदार शैल। अब परतदार शैल देखने को मिला, उसके बाद जब हम और अंदर जाते हैं तो एक लेयर और हमको मिलता है, जो इसके बाद और अंदर गए तो एक लेयर मिला। इस लेयर के अंदर ये जो लेयर दिख रहा है, ये जो लेयर दिख रहा है, ये लेयर, इस लेयर के अंदर रवेदार, रवेदार शैल होता है। अब ये कैसा चट्टान है, शैल का मतलब चट्टान की बात कर रहे हैं, रवेदार। रवेदार क्या होता है, क्रिस्टल आप समझ रहे होंगे शायद, क्रिस्टलाइज जैसा होता है, यानी कि छोटे छोटे कण जैसे होते हैं, छोटा छोटा जो कण होता है वो आपस में मिलता है और मिलके एक बड़ा सा चट्टान बनाता है, उसको रवेदार आप कह सकते हैं। तो रवेदार चट्टान हमको देखने को यहाँ पर मिलता है। इसका भी यदि हम फिगर दिखा दें आपको रवेदार चट्टान का, शायद ये कितना सही हो सकता है, इस तरीके से होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें कोई परत बाई परत नहीं दिख रहा होगा आपको, ये पूरा सॉलिड जैसा दिख रहा होगा। आप जो पत्थर देखते हैं ना, जो सॉलिड टाइप के रहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सॉलिड टाइप का जो पत्थर होता है, उस तरीके की बात कर रहे हैं हम। ये रवेदार पत्थर यही होता है, ठीक है। आप समझ सकते हैं छोटे छोटे कण जो होते हैं, ये छोटे छोटे कण, ये आपस में जब मिल जाते हैं, ये आपस में मिल गए तो मिल करके एक बड़ा सा पत्थर बन जाते हैं, बड़ा सा चट्टान बन जाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो रवेदार चट्टान है ये, ठीक है। अब इस चट्टान का, रवेदार चट्टान का यदि हम घनत्व की बात करें तो इसका घनत्व लगभग 3.5, यानी यहाँ कह सकते हैं हम 3 से लेकर 3.5, 3 से 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका जो घनत्व होता है, इसका जो डेंसिटी होता है रवेदार शैल का, ये लगभग
3 से 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। यानी कहने का मतलब कि उस चट्टान के अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब का एरिया हम ढूंढें, उसमें देखेंगे कि कितना सामान है और उसका वजन 3 पॉइंट से लेकर 3.5 मतलब 3 से लेकर 3.5 ग्राम तक उसका वजन होता है। तो इसका जो घनत्व है रवेदार सेल का वो इतना है, 3 से 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब कहने का मतलब ये है कि 3 से 3.5 ग्राम खाली मतलब इसी का है, आप समझ सकते हैं, इस लेयर का, रवेदार सेल वाला जो लेयर है उसका। और पूरा पृथ्वी का घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, आप यहाँ देख सकते हैं ना। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद इसके सेंटर में जब हम जाएंगे, मतलब और नीचे जाते हैं, तो शायद इसके सेंटर में 5.5 से लेकर यानी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा ही होगा। यहाँ ज़्यादा ही कर सकते हैं, मोर देन है, इससे तो ज़्यादा ही होगा ना, क्योंकि ये 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये पूरा पृथ्वी का है। तो पृथ्वी के ऊपर भी देखना है ना, पृथ्वी के ऊपर भी देखना है, हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, फिर वायुमंडल रह रहा है, तो ये भी तो आएगा वजन के हिसाब से, हम लोग भी तो आएंगे। हम लोग इतने सारे घर बना लिए हैं, मशीन बना लिए हैं, ये सारा वजन भी तो आएगा। तो वो सारा भी जोड़ लिया जाए और यहाँ भी जोड़ लिया जाए, तो इस जो रवेदार सेल है इसका घनत्व 3 से 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, सिर्फ इस लेयर में। तो हो सकता है, क्या सकता है, आप जाहिर सी बात है आप समझ सकते हैं कि जो सेंटर होगा उसका घनत्व ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उसका घनत्व ज़्यादा नहीं होगा सेंटर का, तो पूरा पृथ्वी का घनत्व 5.5 ग्राम नहीं हो सकता। 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब नहीं हो सकता पूरा पृथ्वी का घनत्व। अगर ये 5.5 ग्राम से ज़्यादा इसका होगा तभी होगा। ये चाहे 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाए, चाहे 10 ग्राम हो जाए, तभी तो एवरेज निकालेंगे। ये जो बताया गया है ये एवरेज ही तो है। एवरेज क्या होता है? 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे किए तो जितना नंबर है उसको डिवाइड कर दिए उतना से, इस सब नंबर को जोड़कर जितना भी नंबर है सारे नंबर को जोड़ दिए और कितना नंबर है गिन के उससे डिवाइड कर दिए, एवरेज निकल गया। यानी कहने का मतलब ये है कि ये फिर ये इस तरीके से, तो इसका एक एवरेज हम बना सकते हैं कि ये लगभग इतना हाइट का होगा। इसका एवरेज बना लिए ऐसे ही, बस अंदाज से, वैसे नापेंगे इसको तो अलग हो सकता है, लेकिन एक एवरेज बना लिए। इतना ऊपर नीचे करने से अच्छा है कि एक एवरेज बना दिए, सब लगभग इतना होगा। अब एवरेज में क्या करते हैं हम कि जो बाहर निकला हुआ है उसको नीचे वाले में जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे, इस सब में जोड़ते जाएंगे, जो भी बाहर निकला है उसको इसमें जोड़ देंगे, तो क्या होगा, सब लगभग इस साइज का आ जाएगा। सिंपल है। तो ये एवरेज है इस तरीके से। तो पूरा पृथ्वी का घनत्व इतना है 5.5 ग्राम। और रवेदार जो सेल है, जो दूसरा लेयर है, पृथ्वी को हम 3 लेयर में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, एक लेयर ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो ये परतदार सेल का है, ये रवेदार सेल का है, ये सेंटर हम कोर मान रहे हैं, ठीक है, सेंटर, केंद्र। तो रवेदार सेल का 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो जाहिर सी बात है इसका ज़्यादा होगा, तभी तो पूरा पृथ्वी का घनत्व उतना होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आंतरिक संरचना में हम ये बता सकते हैं, ये मतलब घनत्व से, मतलब आर्टिफिशियल जो सोर्स था उससे हमको क्या पता चला। देखिए, जो आर्टिफिशियल सोर्स है उस सोर्स में घनत्व से हमको क्या पता चला कि पृथ्वी का घनत्व जितने ज़्यादा हम नीचे जाएंगे उतना ज़्यादा बढ़ते जाता है। यही है ना। इसका मतलब क्या है कि हम पृथ्वी के अंदर जितना जाएंगे उतना घनत्व इसका बढ़ता जाएगा। इसके हिसाब से तो यही है। क्लियर है?
लेकिन आप खुद समझिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मतलब घनत्व से तो आप समझ रहे होंगे कि जितना ज़्यादा अंदर हम जाएंगे उतना ज़्यादा हमको घनत्व दिखने को मिलेगा। लेकिन आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि जितने भी सेल होते हैं, जो पत्थर होते हैं, उसका एक सीमा होता है घनत्व का, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। एक सीमा होता है, हम आगे बताएंगे, अभी आपको बताते हैं, पहले इस पर ध्यान देते हैं। देखिए अब आते हैं दूसरा जो आर्टिफिशियल हमारा सोर्स है, दबाव, जिसको प्रेशर कह रहे हैं हम। ये प्रेशर क्या है? देखिए दबाव से हमको क्या समझ में आता है। सबसे पहले प्रेशर क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। ये हाथ है, इस पर हम इस हाथ से जितना दबाएंगे, जितना ठेलने का प्रयास करेंगे, ये क्या है? प्रेशर ही तो है। हम इसको दबा रहे हैं, प्रेशर है। इस डब्बा है, इस डब्बे के अंदर जितना भी खाली स्पेस है, इसमें ठूस ठूस के सामान भर रहे हैं, दबा दबा के भर रहे हैं, दबा दबा के भर रहे हैं। आप खुद सोचिए ना, कोई एक रूम है, उस रूम में आप कोई सामान रख रहे हैं, ठीक है, या फिर आप रूम छोड़िए, आप एक बैग तो लगभग सबके पास होता होगा। तो बैग के अंदर मान लेते हैं ये बैग है, और इस बैग के अंदर ये देखिए ऊपर से खुला हुआ है, तो इधर से हम बहुत सारे सामान अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा सामान अंदर भर दिए बैग के अंदर। आप खुद सोचिए ना, बैग के अंदर आप सामान ठूस रहे हैं, पूरा ठूस रहे हैं कि बैग पूरा भर जाए, जितना भी सामान है सब बैग के अंदर ही डाल दें। एक सीमा होता है, उसके ज़्यादा आप ठूसिएगा उसके अंदर, अटेगा ही नहीं, चैन ही नहीं बंद होगा। आप ज़्यादा बैग के अंदर सामान ठूस दीजिएगा, चैन नहीं बंद होगा। तो उसका भी एक सीमा है ना, आप कितना सामान ठूस सकते हैं? नहीं, उतना नहीं ठूस सकते हैं। तो जब आप ठूस रहे हैं तो क्या हुआ? प्रेशर दे करके क्या कर रहे हैं हम? दबा रहे हैं कस के, अब अंदर चल जा, अब अंदर चल जा, दबा रहे। अब दबाने से क्या हुआ? वो प्रेशर हुआ। और ज़्यादा सामान दबाने से क्या हुआ? सामान ज़्यादा हटा। एक तो हम बिना दबाए ऐसे ही रख दिए तो सामान कम हटेगा, और दबा दबा के रखे तो सामान ज़्यादा हटा। तो जाहिर सी बात है, कम सामान रहेगा तो वजन कम होगा, और ज़्यादा सामान होगा तो वजन ज़्यादा होगा। तो जब हम दबाव करते हैं किसी चीज़ पर, जब हम प्रेशर देते हैं, तो उसका वजन ज़्यादा हो गया। अब बैग के अंदर सामान जो भरे उसका वजन ज़्यादा हुआ, तो बैग का अंदर कितना क्षमता था रखने का वो, और कितना सामान हमने रखा उसका वजन डिवाइड करेंगे, घनत्व निकल जाएगा। इसका मतलब यह है कि प्रेशर से प्रेशर से जब हम प्रेस करते हैं तो प्रेशर से घनत्व तो बढ़ा ही ना, वजन बढ़ा, इसका मतलब घनत्व बढ़ गया। घनत्व तो बढ़ा, लेकिन एक सीमा तक बढ़ेगा, उससे आगे घनत्व नहीं बढ़ सकता। क्यों? क्योंकि अब कितना भी आप प्रेस कीजिए उसमें सामान अटेगा ही नहीं। तो जब सामान अटेगा ही नहीं तो उसका वजन उतना का उतना ही रहेगा, वजन बढ़ेगा ही नहीं। वजन नहीं बढ़ा तो घनत्व कहाँ से बढ़ेगा? समझ गए? तो वही बात हम कह रहे थे कि आप कितना भी प्रेस कर लीजिए, हर चट्टान का एक सीमा होता है, उसके आगे उसका घनत्व नहीं बढ़ सकता। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, नहीं बढ़ेगा। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हम ये कह रहे हैं कि ये लेयर है, ये भी लेयर है, ये परतदार सेल, और ये हो गया रवेदार सेल, ठीक है। ये क्या है? परतदार, ये रवेदार। और अभी अभी हमने बताया कि इसके सेंटर का, इसका जो केंद्र है, देखिए रवेदार सेल का कितना घनत्व हमने बताया? लगभग 3.5 मैक्सिमम 3 से 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, ठीक है। लेकिन आप खुद समझिए, अभी हमने बताया कि इसका जो सेंटर का जो मतलब सेंटर के अंदर जो मटेरियल होगा उसका घनत्व बहुत ही ज़्यादा होगा। सेंटर का घनत्व, सेंटर का डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होगा, अभी हमने बताया।
लेकिन बहुत ज़्यादा कितना होगा आप खुद समझिए, इसका भी एक सीमा होगा ना, उससे ज़्यादा घनत्व बढ़ा ही नहीं सकते ना, कितना भी दबाव रहे हम उससे ज़्यादा तो उसका घनत्व नहीं बढ़ा सकते। तो घनत्व का भी एक सीमा होता है, तो सीमा होता है तो आप कह सकते हैं कि ये जो घनत्व जो आर्टिफिशियल हमने बताया सोर्स घनत्व का, वो लगभग फ्लॉप हो चुका है, उससे क्लियर नहीं पता चल रहा, वो जानकारी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सेंटर का घनत्व उतना ज़्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दबाव बढ़ाने के कारण भी घनत्व उतना ही बढ़ेगा जितना उसका लिमिट होगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी घनत्व अगर ज़्यादा है, मतलब इस एरिया से तो ज़्यादा ही है, तो कैसे है? थोड़ा सा ज़्यादा तो हो ही सकता, बहुत ज़्यादा नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा तो ज़्यादा हो ही सकता, अनुमान है ऐसा। तो कैसे है? तो वैज्ञानिकों ने कहा कि देखिए, कई सारा पदार्थ ही ऐसा होता है जिसका घनत्व ज़्यादा होता है। अब ये कैसे? तो जैसे देखिए, लोहा है तो लोहा का वजन ज़्यादा है तो उसका घनत्व ज़्यादा होगा। निकेल है, निकेल का वजन ज़्यादा है तो उसका घनत्व ज़्यादा होगा। आप समझ सकते हैं ना, वजन ज़्यादा है तो घनत्व ज़्यादा ही होगा ना। तो एक चीज़ हमने बताया लोहा, दूसरा हमने बताया निकेल। तो दो पदार्थ ऐसे बताए गए हैं, मतलब वैज्ञानिकों ने बताया कि दो ऐसे पदार्थ हैं जिनका एक तो ये धातु है, दूसरा ये सेंटर में ज़्यादा मात्रा में मौजूद है। इसलिए अब लोहा भारी है और निकेल भारी है तो इसका घनत्व ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? तो इसका घनत्व ज़्यादा है लोहा और निकेल का पृथ्वी के सेंटर में, इसलिए एवरेज जब हम निकालते हैं पूरा पृथ्वी का तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। ऐसा कई सारे वैज्ञानिकों ने बताया। अब इसको भी देखते हैं, इसको भी हम मतलब समझने का प्रयास करते हैं कि ये कितना हद तक सही होगा। अब समझते हैं नेक्स्ट आर्टिफिशियल सोर्स जो था हमारा, से तापमान। तापमान की बात कर रहे हैं तो देखिए, तापमान यानी टेम्परेचर। टेम्परेचर देखिए, यदि तापमान की हम बात करें तो देखिए तापमान क्या होता है, आप शायद तापमान तो पता ही होगा, आप महसूस भी करते होंगे कई सारे न्यूज़ में या फिर कहीं भी आप देखते होंगे कि आज का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, ऐसे लिखते हैं इसको। 20 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस है, 44 डिग्री सेल्सियस है, ऐसे। ये सी का मतलब सेल्सियस यानी सेंटीग्रेड की बात कर रहे हैं। तो देखिए तापमान क्या होता है, हीट होता है जनरली। जितना ज़्यादा हम ऊष्मा निकल रहा है किसी चीज़ से, आप अपने शरीर को देखिए ना, अपने शरीर से जितना ज़्यादा हीट निकल रहा है वो हमारे शरीर का तापमान है। ज़्यादा मात्रा में निकलने लगे तो क्या होता है, हम लोगों को बुखार लग जाता है, पूरा शरीर गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है ना बुखार के टाइम में। तो फिर हम थर्मामीटर से चेक करवाते हैं डॉक्टर के पास जाकर, तो कोई डॉक्टर कहता है 98 डिग्री सेंटीग्रेड है, कोई कहता है 104 डिग्री है, ऐसे बोलता है ना, 104 डिग्री बुखार है, 103 डिग्री बुखार है, 102 डिग्री बुखार है, 98 डिग्री ऐसे बताता है। तो क्या है, जनरली टेम्परेचर है, ऊष्मा को माप रहा है वो, ठीक है। सेंटीग्रेड क्या होता है, तापमान को मापता है। तो जो हीट निकल रहा है उसकी वजह से, ऊष्मा जो निकला उसकी वजह से पूरा शरीर गर्म हुआ, हम उसको नाप रहे हैं थर्मामीटर से। तो ये टेम्परेचर है। तो देखिए टेम्परेचर के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, ये लगभग आप सब लोग जानते हैं। तो 20 डिग्री सेल्सियस है या 30 डिग्री है, ये टेम्परेचर एक मतलब ऐसा बताया जाता है। सन से अभी देखिए गर्मी का मौसम आएगा, ठीक है, या फिर ठंड का मौसम है या फिर बरसात का मौसम है, तो हर मौसम में टेम्परेचर बदलते रहता है। ठंड के मौसम में कम हो जाता है टेम्परेचर, गर्मी का मौसम में ज़्यादा हो जाता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि गर्मी में ऊष्मा आता है, लाइट ज़्यादा आता है, प्रकाश, सन का लाइट ज़्यादा आ रहा है तो हीट ज़्यादा आएगा, हीट ज़्यादा आ रहा है तो जाहिर सी बात है तापमान ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी का जब हम तापमान की बात करते हैं
इसको तापमान से समझते हैं, घनत्व से तो समझ रहे हैं पृथ्वी के अंदर, दबाव से भी समझे हैं, अब तापमान से समझने का प्रयास करते हैं। तो इसको भी 3 लेयर में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जब हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं, पृथ्वी की गहराई की ओर जब हम जाने का प्रयास करते हैं, पृथ्वी के अंदर जाने का प्रयास करते हैं, तब हमको हर 100 मीटर पर 100 मीटर हर 100 मीटर पर हमको 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ते दिखाई देता है, ग्रोथ होते दिखाई देता है हर 100 डिग्री पे। अभी 100 डिग्री नीचे गए, सॉरी हर 100 मीटर पर अभी 100 मीटर नीचे आए, मान लेते हैं यहाँ से ऐसे नीचे गए, इधर ही देखते हैं ना, देखिए यहाँ से 100 मीटर यहाँ पर गए इस एरिया में, तो यहाँ पर हमारा टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, 3 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर 100 मीटर यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर टेम्परेचर 3 से 2.5 डिग्री बढ़ गया, यानी 2 डिग्री बढ़ गया, ऐसे मान लेते 2 या 3 मान लेते हैं, तो 3 2 कितना हो गया, 5 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर हो गया। ऐसे हो रहा है, यानी जितने 100 मीटर हम अंदर जाएंगे उतना में 2-3 डिग्री से, मतलब 2 से 3 डिग्री के बीच में टेम्परेचर बढ़ते जाता है। जितने अंदर जाएंगे हर 100 मीटर पर टेम्परेचर हमको बढ़ते हुए दिख रहा है। तो इस तरीके से तो पता चल रहा है, क्योंकि ज़्यादा दूरी नहीं है, 100 मीटर है बस, 1 किलोमीटर भी नहीं है, 1 किलोमीटर जाने में 1000 मीटर हमको जाना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ कि जब हम और आगे जाते हैं, लगभग 8 किलोमीटर अंदर जाते हैं हम, 8 किलोमीटर, तो यहाँ पर जो है हम देखिए, ऐसे तो हमने बताया कि 12 किलोमीटर तक खुदाई कर चुका है तेल की खोज में, मतलब साइंटिस्ट लोग या फिर हम लोगों ने ही, मानव ही ना खुदाई किया है। तो 8 किलोमीटर तक तो हम लोगों ने खुदाई कर चुके हैं, सॉरी 12 किलोमीटर तक। तो फिर भी 8 किलोमीटर जब हम जाते हैं अंदर की तरफ, 8 किलोमीटर तक, तो टेम्परेचर का पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। मतलब मशीन वहाँ पर मतलब सही तरीके से काम नहीं कर पाता, वहाँ पर उसका पहुँच नहीं हो पाता सही तरीके से। लेकिन फिर भी जो ये चीज़ें हैं, इससे जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो और नीचे जाते हैं, लगभग कोशिश करते हैं, अनुमान पर बताते हैं, और लगभग जब हम गहराई में और जाते हैं, गहराई में जाएं, फिर यहाँ पर पहुँच गए, लगभग मान लेते हैं कि हम 2900 किलोमीटर तक चले गए, 2900 किलोमीटर तक चले गए। तो आप खुद बताइए, इस हिसाब से हर 100 मीटर पर 2 से 3 डिग्री बढ़ रहा है टेम्परेचर, तो इस हिसाब से जब हम 2900 किलोमीटर चले गए, यानी इसको यदि हम मीटर में बदलें तो 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, सॉरी 1 मीटर में वैसे तो यहाँ पर बता सकते हो 1/1000 किलोमीटर होगा, लेकिन ऐसे नहीं लिखते हैं। देखिए इसको सिंपल भाषा में लिखते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। मतलब 1000 मीटर अंदर जाएंगे, 100 नहीं 100 मीटर पर 2 से 3 डिग्री बढ़ रहा है, 1000 मीटर अंदर जाएंगे तो कितना मीटर होगा, कितना डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 100 मीटर पर मान लेते हैं 2 डिग्री, 2 ही मानते हैं, 100 मीटर पर 2 डिग्री, तो 1000 पर कितना, तो 100 में क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे, 1000 हो जाएगा, तो 2 में भी 10 से गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। यानी 1000 मीटर अंदर जाएंगे, 100 मीटर पर 2 डिग्री, तो 1000 पर 20 डिग्री, यानी 1000 जब हम जा रहे हैं तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। ये कैलकुलेशन हम लोगों ने कर लिया ना, बिना अंदर गए कैलकुलेशन कर रहे हैं, बस बाहरी एक बार देखे 100 मीटर पर कितना है, 200 मीटर पर कितना है, लगभग 2 से 3 डिग्री जा रहा है, तो एक एवरेज मान लेते हैं 2, और उसके बाद 1000 मीटर तो 1 किलोमीटर का ऐसे निकाल दिए बस। उसी हिसाब से ना, आधार तो हमारा ये है, इस आधार पर हम निकाल दिए कि 1000 मीटर अंदर जाएंगे, यानी कि 1 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड हमको तापमान देखने को मिल रहा है। क्लियर है? तो अब आप समझिए, जब 20 डिग्री मिल रहा है तो इस हिसाब से क्या हुआ, 1 किलोमीटर में 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 किलोमीटर अंदर गए तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। 2900 किलोमीटर जाएंगे, 2900 किलोमीटर, और लगभग इसका सेंटर कितना किलोमीटर है,
6,371 किलोमीटर। हमने शुरुआत में ही बताया है पृथ्वी का रेडियस कितना है, सेंटर से सतह की ओर कितना है, 6,371 किलोमीटर। अभी हम उतना नहीं जा रहे हैं, बस 2,900 किलोमीटर जा रहे हैं। तो जब 2,900 किलोमीटर जाएंगे तो इस हिसाब से 2,900 किलोमीटर पर लगभग 25,000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। 25,000 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं 25,000 डिग्री सेंटीग्रेड, समझ रहे हैं कितना है, बहुत ही ज़्यादा है। पृथ्वी का बहुत ही भाग, अधिकांश भाग जो है पिघल जाएगा। समझे, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है। 25,000 डिग्री सेंटीग्रेड, समझ रहे हैं, 50 डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोगों को हालत बिगड़ जाता है। अगर पृथ्वी के ऊपर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो दिमाग खराब हो जाता है। हमको तो लगता है अगर 100-150 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो आदमी चल रहा है और पीछे से आग लग रहा है। समझ रहे हैं, शरीर में चलते चलते आग लग जाएगा 150-200 सेंटीग्रेड पर। अब आप खुद समझिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी हमको अंदाज है कि आग लग जाएगा शरीर में। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं 25,000 डिग्री सेंटीग्रेड है। पृथ्वी के अंदर कौन सा ऐसा चीज़ है जो जिसको नहीं गला देगा इतना टेम्परेचर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फैक्ट हमने बता रखा है कि हर 100 मीटर पर 2 से 3 डिग्री बढ़ता है, ये तो गलत हो गया। ये तो कहानी ख़त्म हो गया ना, यानी टेम्परेचर की बात भी कहानी ख़त्म। ये टेम्परेचर इस तरीके से मतलब काम नहीं कर रहा। इससे हमको एक चीज़ तो पता चल रहा है कि ठीक है, वैज्ञानिक पता तो किए थे, वो तो गलत पता नहीं किए। वो तो पता किए थे कि हर 100 मीटर अंदर हम जाते हैं तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। लेकिन जब इस हिसाब से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सेंटर का मतलब, सेंटर छोड़िए ना, सेंटर से पहले ही लगभग 2,900 किलोमीटर अंदर जा रहे हैं तो इतना डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है जिसमें पृथ्वी लगभग पिघल ही जाए पूरा। तो फिर दिमाग काम किया, फिर उन्होंने सोचा कि अच्छा हो सकता है कि कुछ अंदर तक हम जाएं तो ऐसे बढ़ रहा है। कुछ अंदर तक गए, गहराई तक थोड़ा सा, जैसे मान लेते हैं पृथ्वी का गहराई यहाँ से यहाँ तक है, मेन सेंटर यहाँ तक है। ठीक है, तो यहाँ सरफेस है, यहाँ से मान लेते हैं कुछ हद तक, मतलब यहाँ तक गए हम। तो यहाँ तक जब हम गए तो मान लेते हैं यहाँ तक 2 से 3 डिग्री हर 100 मीटर पर बढ़ रहा है। लेकिन इसके बाद हो सकता है कि टेम्परेचर बढ़ ना रहा हो और कम होते जा रहा हो। ऐसा भी तो हो सकता है। एक लिमिट तक बढ़ा और उसके बाद फिर कम होते जा रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर ऐसे हो सकता है ना। तो देखिए यही चीज है और कुछ नहीं। पेन तो गिर गया नीचे, इसलिए। तो ये जो है मतलब टेम्परेचर से भी आप यहाँ पर मतलब एक्यूरेट नहीं पता चल रहा। बस इतना पता जरूर चल गया कि जो अंदरूनी जो संरचना है वो शुरुआत में क्या है, ज़्यादा ठोस वाला इलाका है, क्योंकि ठोस में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। पत्थर पे या फिर ठोस जहाँ पर है वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट करते रहेगा, टेम्परेचर हो सकता है ज़्यादा हो जाए। लेकिन देखिए इससे एक चीज़ तो पता चल रहा है कि पृथ्वी का अंदर जब हम जाते हैं तो पहले हमको ज़्यादा हीट मिलता है, फिर कम हीट मिलता है। यानी कि पहले ठोस हो सकता है, फिर द्रव अवस्था में, तरल अवस्था में हो सकता है। ऐसा कर सकते हैं। तो तापमान से इस तरीके से अंदरूनी भाग बताया जा रहा है, ऐसा हो सकता है। अब ये भी चीज़ें लगभग मतलब गलत ही साबित हो रहा है, एक्यूरेट पता ही नहीं चल रहा। हमने शुरुआत में ही बोला है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करना लगभग असंभव है। ऐसा इसलिए करें क्योंकि देख ही रहे 6,371 किलोमीटर अंदर जाना होगा तब हम सेंटर के पास पहुंचेंगे, और वो लगभग असंभव ही है, नहीं जा सकते क्योंकि अभी तक 12 किलोमीटर गए हैं। इतना विकसित हुए हैं फिर भी सोचिए, पता नहीं कब होगा। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट चीज़ है
यानी जो प्राकृतिक सोर्स में हमने अप्राकृतिक सोर्स को अभी समझा, पृथ्वी के आंतरिक संरचना अप्राकृतिक स्रोत से कैसे नजर आता है उसको देखा। अब हम समझते हैं कि प्राकृतिक जो स्रोत है, जो नेचुरल सोर्स है, उससे हमको क्या समझ में आता है पृथ्वी के अंदर की संरचना के बारे में, तो उसको समझते हैं। उसमें सबसे पहला जो हमारा सोर्स था वो था ज्वालामुखी उद्गार। उद्गार कहने का मतलब जहां से ज्वालामुखी निकल रहा है, जहां से ज्वाला जो है आग का लावा निकल रहा है, उसको उद्गार कहते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, उद्गार आप इसको लेकर कंफ्यूज मत होइए। ज्वालामुखी उद्गार, इसको वोल्केनिक इरप्शन वोल्केनिक इरप्शन इसको कह सकते हैं। अब यदि हम ज्वालामुखी उद्गार की बात करें तो देखिए आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ से जो अंदर से जो बाहर निकलता है, देखिए ये मान लेते हैं ये सतह है पृथ्वी का, ये क्या है, सतह है जिस पर हम लोग रहते हैं। तो पृथ्वी के अंदर से इस तरीके से जो है क्या निकल रहा है, ऐसे निकलता है ना, शायद ये मुंह जैसा होता है, इधर से निकलते जाता है ऐसे। ज्वालामुखी शायद ऐसे निकलता है ना, इसी तरीके से चलता है। आपको यदि हम फिगर दिखा दें, आप यहाँ देख सकते हैं फिगर में। देखिए ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये गोल एरिया आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। ये गोल एरिया आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। इस एरिया में देखिए ये मुंह है, ज्वालामुखी का उद्गार है, यहाँ से निकल रहा है। और ये देखिए लाल लाल जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा ऐसे बहता हुआ नदी के जैसा, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से नदी के जैसा जो बहता हुआ दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये मैग्मा था जो ऊपर लावा बन चुका है। हमने पिछले क्लास में बताया है कि जो पिघला हुआ जो सामान होता है, जो ज्वाला होता है, आग का जो ज्वाला होता है, वो जो धरती के अंदर होता है तो उसका नाम मैग्मा देते हैं। जब धरती के अंदर होता है तो उसको कहते हैं वो मैग्मा है, ठीक है। जो तरल अवस्था में होता है, तरल होता है, ठोस नहीं होता। आप यहाँ भी देख सकते हैं नदी के जैसा बह रहा है, आग नदी के जैसा बह रहा है, तो ये तरल अवस्था में ही है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं ये तरल है, ठोस नहीं है, नहीं गैस है। हाँ, इसके अंदर से कई सारे गैस निकल सकते हैं, ये ठोस बन सकता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन अभी तो ये तरल अवस्था में है, लिक्विड के फॉर्म में है। तो जो धरती के अंदर का जो आग का जो पिघला हुआ सामान होता है, आग जैसा जो पिघला हुआ होता है, उसको मैग्मा कहते हैं। और वही धरती के जब बाहर आ जाता है, इस मुंह से जब बाहर आ गया, ये हो गया, तो इसका नाम लावा हो जाता है। इसको हम लावा कहते हैं, आग का लावा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लाल लाल आपको दिख रहा है ना, ये सारा मैग्मा है जो बाहर आ चुका है। इसको लावा भी कह सकते हैं क्योंकि बाहर आ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि ज्वालामुखी उद्गार से हम कैसे समझ सकते हैं कि मतलब पृथ्वी का आंतरिक संरचना कैसा है। तो इसको देखते हैं। देखिए वैज्ञानिकों ने कहा कि जो लावा बाहर हमको निकलते हुए दिख रहा है, इसका मतलब वही लावा नीचे है जिसको हम मैग्मा कह रहे हैं। तो वो आग का जो पिघला हुआ पदार्थ है वो अंदर है, नीचे है, इसलिए तो हमको यहाँ पर दिख रहा है। मतलब वो बाहर आ गया तो लावा के फॉर्म में हमको दिख रहा है। तो जो लावा पिघला हुआ अभी हमको नदी के जैसा दिख रहा है, वही तो अंदर होगा जो बाहर आ गया है। तो जब वही अंदर है तो इसका मतलब ये है कि उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होगा। इसलिए हमको जब हम अंदर जाते हैं तो हमको टेम्परेचर बढ़ता हुआ नज़र आता है। ऐसा हो सकता है ना, आग है तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही।
तो जितने अंदर जाएंगे उतने ज़्यादा टेम्परेचर हमको मिलेगा, लेकिन उसका भी एक सीमा है, उसके ऊपर जा ही नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि ये कह रहे हैं कि अंदर बहुत ही ज़्यादा मैग्मा है, बहुत ही ज़्यादा मतलब मैग्मा है अंदर, आग का ज्वाला है। तो आप खुद समझिए, ये पृथ्वी है, ठीक है, इसका 3 लेयर है। अब आग का लेवल यहाँ तक अगर सेंटर में पूरा तरल अवस्था में है, सेंटर तक अगर मैग्मा ही होता, प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है, प्रकृति ने हमको दिया है, दिखाया है, इसको भी यदि हम समझते हैं, फिर भी जब हम इसके और अंदर जाते हैं तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि लोहा और नीफे है, यानी चट्टान है बहुत ज़्यादा। हम क्या बोल रहे हैं, लोहा और निकेल है, ठीक है, जो सॉलिड होता है, चट्टान होता है, जिसका घनत्व बहुत ही ज़्यादा है। और ये नदी के जैसा जो दिख रहा है, इसका घनत्व तो कम होगा ना, जो नदी के जैसा दिख रहा है उसका तो घनत्व कम ही होगा, क्योंकि उसमें वजन ज़्यादा नहीं होगा ना। एक छोटे से आप पानी को लीजिए, पानी के अंदर देखिए, आप पानी को लीजिए 1 गिलास, ठीक है, और वही 1 गिलास पूरा भर के लोहा लीजिए, वजन आप देख ही सकते किसका ज़्यादा होगा। तो पानी का वजन तो कम होगा ना, ठीक है, तो इसका घनत्व कम होगा। तो इसका घनत्व कम कैसे हो सकता है, आप खुद समझिए। हमको घनत्व कितना बताना है, अप्रोक्स कितना, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए पूरा पृथ्वी का घनत्व। तो इस हिसाब से तो ये भी गलत हो गया कि अंदरूनी भाग पूरा तरल है, अंदर का पूरा भाग जो है तरल ही है और बाहर सिर्फ स्थल है, ये तो गलत हो गया। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि हम बोल रहे हैं पृथ्वी के अंदर चट्टान का मात्रा है, चट्टान जैसा है पृथ्वी के अंदर, तो वो चट्टान यदि है तो पिघला हुआ कैसे हो सकता है, वो तरल अवस्था में कैसे हो सकता है, चट्टान पिघला अवस्था में थोड़ी होता है। इस हिसाब से तो ये गलत हो गया ना, क्योंकि देखिए कितना भी हम, जैसे अब ये मैग्मा है तो ये दबाव के कारण टूट चुका है, ये प्रेशर के कारण क्या हो चुका है, टूट चुका है, इसमें आग लग के ये लावा बन चुका है, प्रेशर ज़्यादा दिए हैं, ऐसा मटेरियल था जिसमें आग लग गया, घर्षण के कारण। प्रेशर देंगे तो घर्षण होगा ना, उसके छोटे छोटे कण आपस में टकराएंगे। अब हम किसी चीज़ पर प्रेस कर रहे हैं तो उसके छोटे छोटे के जो कण होते हैं वो आपस में टकराएंगे, और वो टकराने से क्या होगा, घर्षण होगा, ऐसे ऐसे टकराएगा, घर्षण होगा, घर्षण से हीट निकलेगा, हीट से आग लगेगा। तो वैसे ही चल रहा है। अब प्रेशर के कारण जब ये बना हुआ है तो कितना भी हम प्रेस करेंगे लावा को तो वो चट्टान को तो नहीं पिघला सकता ना। अब कितना भी पत्थर को आप प्रेस कीजिए, उसको आप पानी नहीं बना सकते हैं, सिंपल सा चीज़ है, कितना प्रेस कीजिएगा आप। तो ये भी जो ज्वालामुखी उद्गार से जो चीज़ें हमको पता चल रहा है, ये भी लगभग गलत ही साबित हो रहा है, सही नहीं लग रहा, ठीक है, क्योंकि वैज्ञानिक कह रहे हैं कि बाहर हमको लावा दिख रहा है, तरल अवस्था में है, तो जाहिर सी बात है अंदर से आए तो अंदर भी पूरा यही होगा, तरल अवस्था होगा। अंदर पूरा तरल अवस्था होगा तो कैसे हम कह सकते हैं कि अंदर चट्टान है, कैसे हम कह सकते हैं कि अंदर का घनत्व इतना ज़्यादा है, नहीं कह सकते ना। तो ये लगभग विरोधाभास चल रहा है, ये गड़बड़ ही है, इसका भी कहानी ख़त्म है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है भूकंप विज्ञान। तो ये जो भूकंप विज्ञान है, इससे हम समझने का प्रयास करेंगे कि इसकी वजह से हमको कैसे, मतलब भूकंप के कारण जो तरंगे उत्पन्न होती है उससे हमको कैसे मतलब पता चल सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, ठीक है। तो भूकंपीय तरंग को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो शायद आज ये नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग कल मिलते हैं फिर। और जो भी चीज़ें आप लोगों ने अभी समझा है उसको बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, मतलब कैसा लगा, मतलब समझ में आया कि नहीं आया, ये आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, फिर हम हो सकता है कल की क्लास में इसको क्लियर कर दें। तो बाकी जो ये जो हमारा लास्ट सोर्स था प्राकृतिक सोर्स में, ये लास्ट टॉपिक था भूकंप विज्ञान, जिससे हम समझ पाते कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसा है। तो इसको हम कल देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।